तो आखिरकार जब बिल पारित हुआ तब भी हंगामे के साथ ही पारित किया गया। अब उस पर कौन कहां पर खड़ा था यह बात तो पता नहीं चल पाई, क्योंकि राहुल गांधी अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए और वहां से संसद से निकल गए। लेकिन अभी अभी चर्चा आगे बढ़ाने से पहले खबर आ रही है कि राहुल गांधी का जो स्पीच यहां पर नजर आ रहा है उसमें से और 2 शब्द एक्सपंज कर दिए गए हैं। एक गृह मंत्री पर जो उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने ऑथराइज किया शूटिंग के लिए, वो 2 शब्द हटाए गए और उसके साथ साथ वो गाड़ी में बैठे थे, वो सिटिंग इन कार एंड शेकिंग, तो शेकिंग जो शब्द है वो थरथरा रहे थे, वो शब्द भी पटल से निकाल दिया गया है, सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है। तो अब चर्चा करेंगे आखिरकार ये चर्चा कब होगी, असली शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कब होगी, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। और उसके साथ साथ क्या देश को इस बात का जवाब मिल पाएगा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने के आदेश आखिरकार किसने दिए थे, इस पर भी चर्चा जरूरी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से इस पर अपनी भूमिका रखेंगे, डॉक्टर विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से पैलेट गन की फायरिंग रही, जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया और सरकार का उस पर अब तक कोई बयान ना आना, इसको वो कैसे देखते हैं, उस पर भी उनसे पूछेंगे। और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या एंटी पेपर लीक कानून से परीक्षा में भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान होगा? क्योंकि एक ऐसा ही कानून 2024 में भी पारित किया गया था। यह कानून सख्त किया गया है, अमेंडमेंट उस पर लाई गई है, प्रावधान उसमें बदले गए हैं, लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान होगा? दूसरा सवाल, क्या विपक्ष नौजवानों के असली मुद्दे पर चर्चा के बजाय सरकार की सियासी घेराबंदी में ज्यादा जुटा है? क्या लगता है आपको? इस पर भी चर्चा होगी। और तीसरा सवाल, क्या सीजेपी आंदोलन के बाद विपक्ष जेएनजी के कंधे पर और आंदोलन की हसरतें पाल रहा है? क्योंकि आंदोलन बढ़ सकता है, बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई की गई है, क्या उस पर भी चर्चा होगी? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आलोक शर्मा जी, सबसे पहले आपसे, क्योंकि अब बीजेपी ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 6 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपको? क्योंकि बिल पर जब चर्चा हो रही थी तब बार बार पैलेट गन किसने चलाया, उस पर स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही थी। कल प्रियंका गांधी ने भी पूछा और आज राहुल गांधी भी वो मुद्दा उठा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, आज तो सीधे वो गृह मंत्री पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, कोशिश नहीं कर रहे थे साहिल जी, वो सवाल उठाए गए और वो गृह मंत्री का ही मुद्दा है, वो गृह मंत्री का ही विभाग है और सवाल सीधे उन्हीं से पूछे जाएंगे। लेकिन आज बहुत ही कमजोर गृह मंत्री देश को मिले हैं। वैसे तो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, लेकिन संसद को वो फेस नहीं कर पा रहे, अपने विभाग से जुड़े हुए तमाम इश्यूज के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो 20 तारीख से आज 29 तारीख हो गई, लगभग 10 दिन हो गए। आज 10 दिन तक गृह मंत्रालय की तरफ से किसी मुद्दे पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। वैसे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी साहब तो कभी करते ही नहीं है। गृह मंत्री साहब एक बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इनकी पुलिस बार बार टाइम मांगती है, झूठ बोलते हैं। जिस व्यक्ति ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की तरफ से किया उसने भी झूठ बोले, उसने कहा कि AK-47 से कोई गोली नहीं चली और तमाम मीडिया चैनल्स के स्क्रीन पर चला। फिर उस चलाने वाले को सस्पेंड कर दिया गया, उसको इंक्वायरी बैठा दी गई, SP DM ने मान लिया। पैलेट गन की बात भी थी, पैलेट गन भी चला। जब तक वो बच्चा राहुल गांधी जी के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं खड़ा हुआ, जिसकी आंख चली गई, जिसके ऊपर तमाम छर्रे लगे हुए थे, तब तक भाजपा डिनाई करती रही। तो डिनाई और डाइवर्ट तो इनका पुराना मुद्दा है ना। मुद्दे की बात यह है कि आज तक गृह मंत्री महोदय ने 10 दिन में एक बार भी जवाब क्यों नहीं दिया? वो कांप रहे थे, नहीं कांप रहे थे, कहते कि मैं कहां कांप रहा था, मैं तो नहीं कांप रहा था, आके बताते। क्यों नहीं वो आप अगर फेस करना चाहते हैं संसद को? देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी जिस दिन 20 तारीख को ये पूरा हंगामा हुआ, उस दिन तो किरण रिजिजू जी के साथ बड़े ठहाके लगा रहे थे संसद परिसर के अंदर ही। उसके बाद वो आज तक उनका कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब झालमुड़ी और मेलोडी के ऊपर तो बात कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चों के ऊपर इतना बुरा लाठी चार्ज हुआ, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने, विश्व के मीडिया ने दिखाया किस तरह से एक बच्ची के पीछे एक SHO डंडा पूरी तरह से कैसे वो गुप्तांगों के अंदर चलाने का प्रयास कर रहा है। क्या पूरे देश ने नहीं देखा? क्या कपड़े फाड़ने की घटना पूरे देश ने नहीं देखी? एक नहीं, तमाम लड़कियों ने बयान नहीं दिए, लेकिन बेशर्मी की हद है। कोई भी बयान देते हैं, आकर चले जाते हैं। और भाई आप अगर ऑर्डर दिया तो बता दीजिए किसने दिया। अभी फिर उन्होंने कहा साहब ये तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। तो अभी तक वो जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, फिर तो मुलायम सिंह ने ऑर्डर दिया ही नहीं था कभी। आज तक मुलायम सिंह को कोसते रहे कि उन्होंने जो है वो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। तो पहले सरकार तय कर ले कि मजिस्ट्रेट इस देश को चला रहे हैं, गृह मंत्री चला रहे हैं,
डीसीपी चला रहे हैं, ये गृह मंत्री चला सैयद रहे जफर हैं। इस्लाम कांग्रेस सरकार तो है पूरी, पिछले 3 लेकिन दिन एक से दूसरी चीज और एक आती है, लगातार या मीडिया तो में आपको पता पैलेट नहीं गन चलाने की खबर आ रही है। हर बार किसी ना किसी सूत्र के हवाले से, हर बार पुलिस स्टेशन में की गई डायरी एंट्री के वजह से, हर बार राम मनोहर लोहिया अस्पताल के भीतर जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार से मीडिया यह खबर दिखा रही है। क्यों नहीं सरकार के तरफ से अधिकृत तौर पर इस पर कोई बयान आता कि पैलेट गन अगर चलाई गई है तो आखिरकार किसके आदेश से चलाई गई है? यह मुद्दा तो बनेगा। आलोक शर्मा यहां पर एक बात तो ठीक उठा रहे हैं कि अगर कार सेवकों पर गोली चलती है तब वो मुलायम सिंह यादव के आदेश से चलती है, लेकिन यहां पर अगर पैलेट गन चलाई जाती है तो वो किसके आदेश से चलती है? यह सवाल का जवाब तो सरकार को देना होगा कहीं ना कहीं। देखिए साहिल जी, पहले तो मैं सबसे पहले देश के सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था एक मजबूत बिल लाने का, वो आज मजबूत बिल पास हो गया है। वो एक सच्चाई है। और देश के जो माफिया, जो पेपर लीक माफिया है, उस पर जिस तरह से कानून बन के आया है, इतनी सख्ती होगी कि कोई ऐसा काम करने का कोशिश भी नहीं करेगा। साथ साथ जो देश के छात्रों को और भी भरोसा बढ़ेगा कि जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी, जिस तरह का जो है इस पूरे और प्रावधान है जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान है, लोगों का और विश्वास बढ़ेगा इस बिल के बाद। लेकिन एक हकीकत बात है कि ये मौका था, ऑपोजिशन के सभी लोगों का मौका था कि आज के युवा पीढ़ी की जो एक बात उठी थी उस पर चर्चा करते। उन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम और इससे जुड़े हुए बातों का कहा था और उस पर एक डिटेल चर्चा हो सकती थी, लेकिन किसी ने चर्चा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि डाइवर्ट किया इश्यूज को, बार बार अपने जो है मुद्दे, अलग अलग मुद्दे लेकर आए, लेकिन छात्रों के बारे में कोई मुद्दा नहीं, खुद की राजनीति चमकाने की कोशिश करते। आज पूरा आप डिबेट देख लीजिए, डिबेट में क्या था, छात्रों के बारे में क्या बात कर रहे थे? छात्रों को इडियट बताया। ये बताइए, ये इनका सत्र है कि छात्रों को जिनके कंधे पे बैठ के ये राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की राजनीति, उनको भी इडियट कह रहे हैं। और फिर झूठ का पुलिंदा और अराजकता इनके ब्लड में है। इसलिए देखिए, जिस तरह से किसी ने कहा कि राहुल गांधी आज एक प्रतीक बन गए अराजकता के, जहां अराजकता फैलाना है राहुल गांधी को भेज दीजिए, वो कहीं ना कहीं इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। और अब लोग समझ चुके हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं कर सकते, ये सदन के पटल पे कोई अच्छी डिस्कशन नहीं कर सकते, बल्कि झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। आज जितनी भी बातें कही, आज अभी हमारे कलीग मुझे इस मुद्दे पर तो अलग से चर्चा करनी है। साफ कर दिया है। जो बिल 2024 में पारित किया था, उस बिल के भीतर भी आपने यही रखा था कि अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ क्या सख्त प्रावधान होंगे। आज आपने वही बिल एक संशोधन के आधार पर आपने लाया कि जिसको 5 साल की सजा थी उसको 10 साल की सजा होगी, 1 लाख का जुर्माना होगा, 10 लाख का जुर्माना हो गया है। ये बिल जो है, इससे पेपर लीक के बाद सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी, ये मुद्दे इसमें आए हैं। जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की उम्मीद थी, वो चर्चा तो हो ही नहीं पाई है। जिस तरीके से बिल इंट्रोड्यूस किया गया है 2024 और 2026, कोई ज्यादा फर्क नहीं है बिल का इंट्रोडक्शन, वो एक ही नजर आ रहा है। लेकिन एक मुद्दा छूट रहा है, मुद्दा छूट रहा है। जो सवाल मैंने आपको पूछा है, क्या आपको नहीं लगता कि पैलेट गन किसने चलाया, इस बात को लेकर सरकार के तरफ से कोई स्पेसिफिक जानकारी जनता के सामने, सदन के सामने और विपक्ष के सामने रखी जानी चाहिए कि नहीं रखी जानी चाहिए? देखिए, मैं उस पर आ रहा हूं। पहले मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपसे, सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये मौका उनके लिए भी था ना चर्चा करने का, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इसकी कोशिश की झूठ फैलाओ और कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह करो। आज भी वो बातें जो कर रहे थे गुमराह करने के लिए और कहीं ना कहीं उस्काने की बात कर रहे थे। अरे बच्चे को, छात्रों के कंधे पर रहकर राजनीति नहीं चमकानी चाहिए, उनके भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। आज ये कानून पास हुआ तो उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कानून पास हुआ। जहां तक पैलेट गन का सवाल है, आपने पूरा देखिए, हर चीज सामने आपके, ये सारी चीजें मनगढ़ंत, बहुत सारी चीजें जो है इन लोगों ने फैलाई है। हकीकत जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो हर हकीकत आपके सामने आ जाएगा, लेकिन झूठ फैला के लोगों को गुमराह करना और लोगों में इस तरह का आक्रोश पैदा करना। किसने बताया इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है? कौन सा बयान है? कोई अधिकृत बयान मेरे सामने तो है नहीं कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले दिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरी घटना का पूरी तरीके से खारिज कर दिया जो अधिकृत बयान उनकी तरफ से आया था। कहां इन्वेस्टिगेशन, किसके कहने पर मैं मानूं कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया? सुनिए,
साहिल जी, ये सारी चीजें जो उठी है, जो जनता के बीच में आप लोगों ने भी लेके गए और ये अपोजिशन पार्टी ले जाने की कोशिश कर रही है, उसमें सच्चाई है कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा ना। इन्वेस्टिगेशन होगा, सच्चाई देश के सामने आएगी और इनका झूठ भी सामने खुल जाएगा। आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप मुद्दा भटका रहे हैं, पहली प्राथमिकता शिक्षा पर चर्चा करनी चाहिए थी, कुछ सुझाव देने चाहिए थे, उसके बजाय आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप आप पर। देखिए, इस बिल के अंदर क्या विपक्ष से कभी भी बिल को पहले इतने दिन से काम चल रहा था, क्या बिल रातों रात तो बना नहीं? क्या सांसदों को बिल इनको 2 दिन 3 दिन पहले नहीं देना चाहिए था? 1 दिन पहले बिल दिया और तमाम जो खामियां एजुकेशन सिस्टम की हैं वो तमाम सांसदों ने एक एक करके क्रमवार उठाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब इनकी नीयत ठीक नहीं है तो नीति ठीक नहीं हो सकती, बिल ठीक नहीं हो सकता। और अगर बिल ठीक भी होगा तो उसको इंप्लीमेंट करने वाले अगर बीजेपी और आरएसएस के सब लोग होंगे, उस बिल में एक लाइन ये भी होनी चाहिए थी कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के साथ बीजेपी और आरएसएस के लोग भर्ती नहीं होंगे, बैकडोर से भर्ती नहीं होंगे, कैपेबल लोगों को भर्ती कैसे किया जाएगा उसका भी कोई प्रोविजन होना चाहिए था। एनटीए को भंग करने की बात कांग्रेस पार्टी पहले दिन से उठा रही है। एनटीए को भंग क्यों नहीं कर रहे हैं? एक चपरासी तक को अकाउंटेबल नहीं फिक्स किया है, क्यों नहीं किया है? आप केवल एनटीए और इनोवेटिव व्यू 2 कंपनियां हैं, ये एक एनजीओ है एनटीए और इनोवेटिव व्यू कंपनी है नोएडा में, जिसके पास पूरा जिम्मा है किस चीज का? पेपर के ट्रांसपोर्टेशन का, पेपर बायोमेट्रिक का। इन दोनों का फॉरेंसिक ऑडिट करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2024 में भी यही दोनों कंपनियां थी, 26 में भी यही थी, इन्हीं से पेपर लीक होता है ना। 24 में सीबीआई वही बात तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुद्दे आलोक जी वही बात तो वो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है। आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं आलोक जी, वही आरोप तो बीजेपी लगा रही कि जो मुद्दे अभी आप इस चर्चा में रख रहे हैं वही मुद्दे संसद में रखते, लेकिन वहां पर तो चर्चा पैलेट गन पर चली गई। नहीं, देखिए पैलेट गन भी कहने का उनका मतलब वो है कि जो बिल पर चर्चा थी वो तो हुई नहीं। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को आज जिस तरह से नहीं बोलने दिया गया, विपक्ष हंगामा करता है किसी बिल के ऊपर, आज सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा था। सत्ता पक्ष के तमाम लोग बोल रहे थे। एलओपी के बोलने के समय पे किरण रिजिजू जी बार बार बोल रहे थे और उनको बार बार टोक रहे थे, और अंत में जब सदन स्थगित किया गया तो किरण रिजिजू जी के कहने पर किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये डिसीजन स्पीकर का होता है। किरण रिजिजू जी ने कहा कि ऐसे संसद नहीं चल सकती है, और तुरंत वहां पर स्पीकर साहब ने कहा चलो कल तक के लिए स्थगित कर देते। जवाब दीजिए। अरे भाई, स्पीकर निर्णय लेगा, हमारे लिए पैलेट गन भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल विपक्ष ये कहने की कोशिश। साहिल जी देखिए, साहिल जी पूरा डिबेट दिखा दिए जब तक राहुल गांधी जी बोल रहे थे। कितनी बार उनसे कहा गया कि आप चर्चे में आइए, इस बिल पे बात कीजिए, इधर उधर मत भटकिए, इस बिल पे बात कीजिए। एक बार नहीं, स्पीकर साहब ने 7 बार कहा उनको, 7 बार एक डिबेट में आधे घंटे के अंदर 7 बार, और हर बार वो डिबेट से भटक रहे थे। ये डिस्कशन किसमें था? मैं पूछता हूं, डिस्कशन इसलिए था कि लोगों को गुमराह करना, बच्चे को उस्काना या मिसलीड करना, या पूरा मुद्दा जो है वो मिसलीड करने का काम कर रहे थे। मुद्दा था बच्चों के भविष्य के बारे में बात करना, लेकिन ये तो अपनी भविष्य चमकाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी पूरी नियत अपनी भविष्य बनाने के लिए, अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। बच्चे के तो अभी तक नहीं पता चला बच्चों का रेफरेंस किस लिए दिया कि इडियट बोला? बच्चे ने अपने बच्चे ने बताया कि इस तरह क्या होता है, उनको इडियट कहा। मैं कहना चाहता हूं, देखिए 2 बात कहना चाहता हूं साहिल जी, बस 2 सेकंड बोलना चाहता हूं साहिल जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज ये सुनहरा मौका था। इनके जितने पाप थे, जितने पुराने पेपर लीक के पाप थे, उनको कम से कम आज धोने का काम कर सकते थे, ये कह के कि एक ऐसे मजबूत बिल में हम भी योगदान देंगे, हम भी सुझाव देंगे और एक मजबूत बिल पारित करने में काम सहयोग देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ठीक है आलोक शर्मा जी, दरअसल बीजेपी पूछ रही है कि कहा किसने। देखिए, मैं कहता हूं 2012 में हमने एक प्रपोजल हम लेकर आए कि जिस तरह यूपीएससी, एसएससी है, सीबीएसई है, इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। 2014 में हमारी सरकार चली गई, ये 2013 के शुरू की बात है। इक्का दुक्का पेपर आउट होता था, उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी लेते हैं। हमारी सरकार की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, लेकिन एक बार भी सदन में, संसद में, विधानसभाओं में विपक्ष ने कभी सवाल नहीं उठाया। तब तक आपने क्या अब किया? दूसरी बात ये आती है,
कि 2014 में इनकी पेपर लीक सरकार के आ बारे गई। में राजीव गांधी जी ने कहा। 2014 से लेकर सोनिया 17 गांधी तक जी ये एक लेख उस लिखती है पूरे बिल के 2026 ऊपर में। कुंडली आप मारकर बैठे बताइए, रहे क्या 40 साल और लग इन्होंने गए उनको कोई भी इसको लिखने में? अकाउंटेबल संस्था इसको ऐसी नहीं समझने में बनाई जो 40 साल लग यूपीएससी गए। और और जब सीबीएसई की मौका तरह मिला से हो, सुनहरा मौका, तो भी जिसका नहीं गठन किया। संसद से किया जाए। इन्होंने व्यापम घोटाले जैसी साहिल एक भाई, एनटीए जरा संस्था बना इनसे दी ये बात और पूछिए ना व्यापम घोटाले जैसी कि संस्था में सारे इनके भाजपाइयों को पार्टी के घुसा दिया पूर्व इन्होंने। और प्रधानमंत्री ये कांड पे कांड स्वर्गीय होते आशुतोष। राजीव रहेंगे। गांधी जी ने कब हम बोला कुछ था नहीं, कि बिल पेपर के लीक ठीक है। कानून आना जांच एजेंसी का क्या कदम लगता है कि है। शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा के बीच में, चूंकि यह आंदोलन के बाद यह बिल यहां पर आया हुआ है, वरना जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, मानसून सत्र जब शुरू हुआ था, एक मिनट सैयद जफर इस्लाम जी, एक मिनट आशुतोष जी, जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, यानी मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, तब तो ये सारे मुद्दे थे ही नहीं। सदन में चर्चा किस बात की होनी है, इस बारे में चर्चा पहले ही हो चुकी थी। विपक्ष के मुद्दे भी तय थे। विपक्ष का कहना था पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे, विपक्ष ने कहा था राम मंदिर में चोरी का मुद्दा उठाएंगे, सरकार की तरफ से कहा गया था कि वंदे मातरम वाला बिल लाया जाएगा, जजेस की संख्या बढ़ाने का बिल लाया जाएगा, हो सकता है कि डिलिमिटेशन का बिल दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए, वो सारी चर्चाएं चल रही थी। ये बिल तो आया इसी के वजह से क्योंकि सीजेपी का वहां पर आंदोलन हुआ है। ऐसे में अब इस पूरी चर्चा के मूल में, यानी सेंटर में, कहीं ना कहीं पैलेट गन का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज जिस तरीके से वो सीजेपी के आंदोलन पर हुआ है, क्या आपको लगता है कि यह चर्चा होनी चाहिए थी? और आज सदन के भीतर ना गृह मंत्री थे ना प्रधानमंत्री थे, हालांकि यह बिल सरकार की तरफ से ये कहकर पेश किया गया कि एक बहुत बड़ी बात सरकार की तरफ से की जा रही है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए साहिल, मुझे इस बात की उम्मीद थी कि जब परीक्षा बिल के ऊपर चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री जी भी वहां मौजूद होंगे और गृह मंत्री जी भी मौजूद होंगे, लेकिन मैं देख के निराश हुआ कि ना तो प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे ना ही गृह मंत्री मौजूद थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि मौजूदगी इस वजह से थी क्योंकि वो इस बिल को लेकर गंभीर नहीं थे, क्योंकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन मुझे वाकई में निराशा हुई पत्रकार होने के नाते, क्योंकि मैंने इस संसद के अंदर तमाम ऐसे बड़े बड़े बिल देखे जहां प्रधानमंत्री पूरे समय तक बैठे रहते और पूरी डिबेट को सुनते हैं और उसके बाद नोट्स भी लेते हैं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही नहीं मौजूद थे, दोनों दिन नहीं मौजूद थे, तो इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन मैं दो तीन बातें बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। मुझे लग रहा था कि इस पूरी बातचीत, इस पूरी बहस में शिक्षा को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उस पर कोई चर्चा मैंने देखी नहीं, ना तो सत्ता पक्ष की तरफ से देखी, ना मैंने विपक्ष की तरफ से वो चर्चा देखी जो गंभीरता के साथ होनी चाहिए, क्योंकि कुछ गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल इस बात को लेकर यह कि 2013-14 और बल्कि इस देश के अंदर एक टारगेट रखा गया कि 6% का एजुकेशन बजट होना चाहिए था, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 2013-14 में हमारा एजुकेशन बजट 4.6% का था, एजुकेशन बजट टोटल बजट का। 2025-26 में यह बजट घट के हो गया 2.6%, यानी तकरीबन 2% का शिक्षा के बजट कम हुआ। यह क्यों कम हुआ, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे सरकार को सवाल के जवाब देने चाहिए कि बजाय आप 2% बढ़ाने के, 1.5% बढ़ाने के, 6% करने के, यह घटकर 2.6% क्यों हुआ शिक्षा का बजट। दूसरा प्रश्न यह है कि मनमोहन सिंह के जमाने में 23 पेपर लीक्स हुए थे 10 साल के अंतर्गत, 23, और यह सब गूगल पे अवेलेबल है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो पिछले 12 सालों में इसकी संख्या बढ़ गई है 89, 23 से बढ़ के 89। और जब ये बिल आया, जब ये बिल बनाया गया राधाकृष्णन कमीशन के साथ साथ जब बिल बना, उसके बाद दिसंबर 2024 से लेकर 2026 तक 13, यानी संख्या और बढ़ गई तेजी के साथ। यानी जब आप बिल बना रहे हैं, जब आप कमीशन बना रहे हैं, उसके बाद भी ये जो प्रेस पेपर लीक रुक नहीं रहे, बल्कि और तेजी इसमें आ गई है। अब यह प्रश्न है, अगर सरकार गंभीर है, अगर विपक्ष गंभीर है, तो यह क्यों ऐसा हो रहा है? और जो असली सवाल है, जो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से पूछा जाना चाहिए, जो आपने भी सवाल पूछा कि भाई पैलेट गन, जम्मू कश्मीर के बाद पहली बार इस देश के अंदर पैलेट गन का इस्तेमाल देश की राजधानी में हुआ है, और कोई यह बताने को तैयार नहीं कि दरअसल इस पैलेट गन का ऑथराइजेशन किसने किया। क्या वो आरएएफ के कमांडर ने किया, कमांडेंट ने किया, क्या वो डीसीपी ने किया, क्या मजिस्ट्रेट ने किया? आज टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी हुई कि बैकडेट से एंट्री की गई, 20 तारीख को चला, 22 तारीख को उसमें पुलिस में डायरी में डाला गया कि 1:26 पे कि भाई ये हुआ, डीसीपी के कहने पे, और डीसीपी ने अपने टॉप बॉस को बताया है कि जहां चलने की बात की गई वहां तो मैं हुई नहीं, मैं तो था ही नहीं वहां पर। डीसीपी तो कह रहे हैं कि मैं तो वहां पर था ही नहीं, मैं वहां पे था ही नहीं। तो सवाल यह है कि सरकार डिसोन, और जब अगर ये सवाल अगर गृह मंत्री से पूछा जाता है तो गलत सवाल तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीधे केंद्रीय मंत्रालय देखता है उसको, तो गृह मंत्री को जवाब देना, मेरा क्यों जवाब दे रहे वो? मेरा तो इस बिल पर और कानून पर भी सवाल है आशुतोष, मेरा तो इस बिल और कानून पर भी सवाल है।
2024 में जो कानून बनाया गया था, एंटी पेपर लीक कानून पहली बार बना था 2024 में, और ये कहकर बनाया गया था कि हम डिटरेंट चाहते हैं कि कोई अगर इस तरीके से पेपर लीक करने की कोशिश करेगा तो उनके लिए डिटरेंट साबित हो। 2025 में पेपर लीक की संख्या बढ़कर हो जाती है 15, 2024 में पेपर लीक हुए थे 12, 2025 में पेपर लीक होते हैं 15, यानी डिटरेंस के बजाय 3 पेपर लीक ज्यादा हो जाते हैं। सिर्फ कानून से डिटरेंस होता है क्या, यह एक अलग सवाल होगा। लेकिन सैयद जफर इस्लाम सबसे पहले, आशुतोष ने सही सवाल उठाया, ना विपक्ष ना सरकार, शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव करने चाहिए उस पर किसी ने बात नहीं की। सब अपनी पीठ थपथपाते रहे, सियासी चाल खेलते रहे। आशुतोष दरअसल ये कहना चाहते हैं, पहले सैयद जफर इस्लाम और फिर मुझे विक्रम सिंह जी के पास भी जाना है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बिल। साहिल जी, कुछ दिनों पहले एक लेख लिखा था सोनिया गांधी जी ने किसी पेपर पे, उसमें उन्होंने सुझाव दिए थे। मैं पूछना चाहता हूं, 1986 की बात में है, जो स्वर्गीय राजीव गांधी उस वक्त के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था पेपर लीक पे कानून आना चाहिए। आप बताइए, सरकार उनकी कितने सालों तक रही, कोई कानून लाया, कोई सुधार किया, कोई सुधार करने की मंशा दिखाई, कोई चिंता की? आज ये लेख लिख के आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? अगर किसी सरकार ने कोशिश की तो हमारी सरकार ने, मैं मानता हूं कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन सदन के पटल पे वही तो चिंता करनी थी कि हम उस पर चर्चा करेंगे, हम उस पर आपस में जो भी सुझाव है देंगे, ताकि एक मजबूत कानून देश के भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए बनाया जाए। लेकिन इसमें क्या योगदान मिला है ऑपोजिशन का? कोई योगदान नहीं। बार बार जो है उनके जो डिबेट कहीं और भटकते रहे, किसी और उस पूरे डिबेट पे उनका फोकस रहा। आशुतोष, बिल को डिस्कस नहीं किया, आपको जवाब देना कहीं ना कहीं कटघरे में सरकार को डालने की कोशिश। कटघरे में डालिए ना, मैं कहां मना करता हूं, लेकिन क्या ये पटल था, ये समय था सरकार को निशाना बनाने के बजाय ये छात्रों के बारे में, छात्रों के साथ धोखा किया लोगों ने। पहले उसके कंधे पर रख के अपने राजनीति चमकाई, और जब मौका मिला उनके सुधार के लिए तो नहीं ये किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अच्छा होता अगर जफर इमाम सवाल का जवाब देते। पूरी जनता देखिए, और छात्र के छात्र जो है वो कहीं ना कहीं इनको अब और क्रिटिसाइज करेंगे। ऑपोजिशन ने अपना धर्म नहीं निभाया। देखा जाएगा कौन किसको क्रिटिसाइज करता है, ये देखा जाएगा। 20 तारीख से जो आंदोलन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं चीजें हिली है। आशुतोष, ठीक है साहिल, अगर ये अच्छा होता कि जफर साहब इस सवाल का जवाब देते कि भाई 4.6% जो एजुकेशन बजट था वो घट के 2.6% क्यों हुआ, और 23 से बढ़ के संख्या 89 क्यों हुई, मैं उसके बारे और में कानून बनने के बाद। नहीं, एक मिनट जफर साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। बजट क्या हो गया है बताइए? हमारे देश का बजट 2014 में और अभी का देखिए, एब्सोल्यूट अमाउंट में देखिए तो कितनी बढ़ोतरी हुई, जरा देख लीजिए। जफर साहब, आप बहुत संजीदा प्रवक्ता हैं, बता रहा हूँ, आप संजीदा प्रवक्ता है, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा ना। आप संजीदा प्रवक्ता है, आप दूसरे प्रवक्ताओं तरीके से बिहेव मत कीजिए जो आके गाली गलौज करते टीवी चैनल पे। मैं तो बुनियादी तौर पर जो नीलेकनी कमीशन बनाया, मैं इसके खिलाफ हूं। क्यों मैं यह बात कह रहा हूं कि जो राधाकृष्णन कमीशन बना था उसने 101 रिकमेंडेशंस दी थी। नीचे खबर भी आ रही है कि 30 जुलाई को गनशॉट इंजरी पर पुलिस ने एक फैक्ट चेक डाला हुआ है, और पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिकॉर्ड में गनशॉट की पुष्टि नहीं है। यह पुलिस का मानना है, पुलिस का यह पहला बयान आया हुआ है। और दिल्ली पुलिस का फैक्ट चेक है, दरअसल गन शॉट से चोट नहीं है डॉक्टर की राय में, यह पुलिस कह रही है। 20 जुलाई को गन शॉट इंजरी पर पुलिस का भी कौन सी गन शॉट इंजरी है, क्या ये पैलेट गन की गन शॉट इंजरी है, क्योंकि जिनके पैलेट गन की इंजरी का जो विक्टिम है उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सामने लाया गया था, उनका स्टेटमेंट भी उस पर दिया गया है। डॉक्टर विक्रम सिंह, ये सरकार किस तरीके से इस बात की हैंडल कर रही है? ये फैक्ट चेक डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, कोई 20 तारीख की गनशॉट इंजरी, कौन सी गनशॉट इंजरी है उसका कोई जिक्र वहां पर नहीं है। अलग अलग खबरें वहां पर आ रही है, उसमें डायरी एंट्री दिखाई देती है वहां के पुलिस स्टेशन की, जिसमें लिखा होता है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर सरकार के तरफ से, पुलिस के तरफ से, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके तरफ से कोई ना कोई अधिकृत तौर पर एक बयान आना जरूरी था या नहीं था? साहिल जी, हम लोग जो बहुत दौर देखा है, ऐसी स्थिति में रोज शाम को प्रेस ब्रीफिंग की जाती है और उसमें सभी को ब्रीफ किया जाता है, कितने राउंड चले, कौन घायल, किसने चलाया। ये जीडी एंट्री ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। ये फैक्ट चेक और गूगल चेक और एआई चेक से हमारा काम नहीं बनने वाला है। जीडी रिपोर्ट ये कहती है, इस समय दर्ज है, डेटेड 20/7 जुलाई को, सतीश कुमार सांगवान डीसी डिप्टी कमांडेंट 108 आरएएफ ने बताया
कि जोन ए के जनता डीसीपी नॉर्थ राजा भाटिया के साथ ड्यूटी पर थे, उनके आदेशानुसार सीजी पे प्रोटेस्ट में हमने ये चलाया। और ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मान है, जो जीडी एंट्री अगर आप इसको देख लें तो इस जीडी एंट्री के आगे ये फैक्ट चेक वैक्ट चेक में माने नहीं रखता है। और आपने जितना विलंब किया ना, इसका मतलब दिखाता है कि आपके ना तजुर्बेकारी थी। 48 घंटे की विलंब से आपने क्यों दिखाया? आप विलंब का मतलब ही यही होता है कि क्या आप मैनिपुलेट कर रहे थे? ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। पैलेट गन चलाते कह देते मैंने चलाया है। हम लोगों ने में सॉलिड बुलेट चलाई है और कहा कि मैं विक्रम सिंह इस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैंने 6 गोली चलाई, 5 हताहत हुए, ये जिम्मेदारी मेरी है, किसी और पे मत थोपिएगा। उसका एक तौर तरीका होता है। और अगर हम वहां सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, गोली चलाने का आदेश जो सीनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट के अभाव में डीसीपी को मैजिस्ट्रियल पावर्स थे, या सीनियर मोस्ट ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, जो कि आपकी डीएनएसएस की धारा 128 से 150 तक है, उसके अंतर्गत बल प्रयोग हो सकता है। न्यूनतम बल प्रयोग हो, नॉन वाइटल पार्ट पे हो, और इस तरीके से हो कि कमर के नीचे हो। ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से हम ऑटोमेटिक कर दें या हम AK-47 लहराने लगे। ये शोभा नहीं देता है, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की जिस तरह से कुटाई हुई है वो भी अभूतपूर्व है। 150 के करीब दिल्ली पुलिस के महिला पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, वरिष्ठ पुलिसकारी घायल हैं। उनके ऊपर जो आक्रमण, 30 जो उनकी गाड़ियां जलाई गई हैं, इसका विषय ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन मेरे लिहाज से बिल्कुल नहीं था। और पुलिस ने जो बल प्रयोग किया है उसका औचित्य है और वो आवश्यक था। लेकिन विक्रम सिंह जी, सवाल यहीं पर होता है, आप आगे आकर कह रहे हैं कि अगर खून खराबा हो रहा था, पिटाई हो रही थी, कुटाई हो रही थी, कानून को हाथ में लिया जा रहा था, तो जो वहां पर कार्रवाई की गई वो सही है। अगर की गई कार्रवाई सही है तो आगे आके कहिए कि हमने जो कार्रवाई की है वो सही की है। ये छुपाने की क्या बात है? दिल्ली पुलिस के हैंडल से डॉक्टर क्या कह रहा है वो बताया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जिसका जिक्र इससे पहले आलोक शर्मा भी कर चुके हैं कि अगर कार सेवकों पर फायरिंग की जाती है तो उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। तो अगर पैलेट गन चलाया जाता है तो उसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए? क्या मंत्री की इसमें दखलंदाजी होती है या नहीं होती है, या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट को लेनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। राजनीतिक मित्र, अगर हमको कुछ लाभ लेना है राजनीतिक, तो हम उसकी वाहवाही जरूर ले लेंगे। वरना अगर हमने अप्रत्याशित बल प्रयोग कर दिया तो हम निलंबित भी हो जाएंगे। कहते साहब आपको किसने कहा था? हम लोग जो है बड़े लोकप्रिय सरकार हैं, हम जन विरोधी अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करते। तो राजनीतिक मित्रों को प्रणाम करते हुए साहिल जी मैं यही कहूंगा, जो लॉ कहता है हम वही मानते हैं। और वहां पर न मुख्यमंत्री रेलिवेंट होता है, न गृह मंत्री रेलिवेंट होता है। वहां रेलिवेंट होता है सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर। वो निर्णय लेगा स्वविवेक से कि हमको गोली चलानी है, लाठी चलानी है, वाटर कैनन, और किस। ठीक है।